के क्लास में जो हम लोग को मेनली डिस्कस करना दैट इज ऑल अबाउट योर सर्कुलर मोशन। पूरा का पूरा जैसे आप काइनेमेटिक्स डिस्कस किए ना, उसी तरह सर्कुलर मोशन को भी आपको काइनेमेटिक्स के पैटर्न से डिस्कस करना स्टार्ट करना होगा। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या है, तो यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन सर्कुलर मोशन का 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन में लॉज ऑफ मोशन का रोल, कहने का मतलब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और थर्ड होता है इसका मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जब कभी भी मोशन वर्टिकल सर्कल में होगा, वैसे केस में यू हैव टू रिमेंबर अबाउट वर्क काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बेसिक डिफरेंशियल से टर्म्स को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सर्कल किसको कहते हैं। कैन यू से दैट सर्कल आप किसको कहते हैं? सर एक क्लोज फिगर जो सेंटर से एक डिफरेंट दूरी पे रहता है। सर्कुलर मोशन में जो आपका पहला वर्ड है सर्कल, उसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात तो तुम बता ही चुका कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम आपको बोल दे कि देखो जी हमको इस मार्कर के चारों तरफ इससे कांस्टेंट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करके घूमना है, तो हम स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा सकते। स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे तो कभी डिस्टेंस 10 होगा तो 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, ऐसे बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम तुमसे बोले कि इसको एक सेंटर मान लो और 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप लगातार 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 इस पाथ पे चलो, तो आप कॉन्स्टेंटली इससे एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। दैट टाइप ऑफ पाथ जिसपे एक सर्टेन पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होता है, उसको आप कहते हैं सर्कुलर पाथ। और अगर कोई बॉडी उस पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको आप कहते हैं, उस बॉडी के मोशन को आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे तुम इस पर्टिकुलर कार को देखो, तो वो इस सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके अपने पाथ को मेंटेन करके रखा। बोलो सही है? यस सर। So motion of this car is circular motion. Motion of this car is circular motion. ये कार का मोशन सर्कुलर मोशन है। बिल्कुल उसी चीज को आप इस सैटेलाइट में भी देख सकते हैं। सैटेलाइट में भी देख सकते हैं, अर्थ के सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको आप रेडियस कहते हैं उसको मेंटेन करके वो लगातार मोशन कर रहा है। तो जो सैटेलाइट का भी मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। आप यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर चाइल्ड को देखो, ये बॉल को थ्रेड से बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा, हॉरिजॉन्टल सर्कल लाइक दिस वे। तो ये सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन है, तो दैट पर्टिकुलर मोशन ऑफ दैट बॉल इज आल्सो सेड टू बी सर्कुलर मोशन। आप यहाँ पे जब इस प्लैनेट का मोशन देखते हैं, वैसे ये प्लैनेट का मोशन थोड़ा करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे, कैप्लर्स का प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा प्लैनेट्स जो है वो अर्थ को सेंटर मान के, अर्थ को एक फोकस पे मान के इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। लेकिन आप ऊपर ऊपर सोचिए थोड़ा, तो अर्थ से सॉरी सन सेंटर पे है, उसके चारों तरफ ये सारा का सारा प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करके मोशन कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। So their motion can also be roughly considered as circular motion. Circular motion, circular motion, circular motion. We can assume that for easy purpose हम लोग ले सकते हैं circular motion. तो ऐसे ही मोशन में किसी बॉडी का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब का डिस्कशन ये हमको इस चैप्टर के अंदर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स पार्ट। अब मान लो जैसे ये जो तुमको कार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सपोज कर लो 0 टाइम पे यहां था, तो थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाता है। सही है? इसका जो रेडियस वेक्टर है वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है, इसका जो रेडियस वेक्टर है वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रहा तुम्हारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। P पॉइंट से P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जब चला तो जो भी हमारा रेडियस फैक्टर है सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। ऐसा मान लो एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस एट सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस एट सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना इसका यूनिट होता है रेडियन, यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियन। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये बॉडी एंगल सबटेंड कर रहा है तो उस एंगल के सबटेंड करने का एक रेट है। जैसे कार जो सेंटर पे एंगल बना रहा था उसके रफ्तार के हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो एंगल जो बन रहा था उसका रेट है, चेंज होने का एक रेट है। तो एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इट इज नथिंग एल्स सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी दो तरह का, एक होता है एवरेज जो बताता है डेल थीटा बाय डेल टी, मतलब फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस ओमेगा, वो होता है डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन थीटा का रेट ऑफ चेंज एक सर्टेन इंस्टेंट पे अगर निकालते हो, थीटा का रेट ऑफ चेंज अगर आप एक सर्टेन इंस्टेंट पे निकालते हो, डी थीटा बाय डी टी करते हो, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन एक इंटरवल में अगर ये काम करते हो, डेल थीटा बाय डेल टी करते हो, तो उसको हम लोग एवरेज ओमेगा कहते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ओके। ये रहा ओमेगा के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी देखो, जैसे तुम्हारे घर में फैन जो चल रहा है, फैन अभी अगर चल रहा होगा बहुत देर पहले से, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। बोलो सही है सर? हाँ बोलो ना, बोलो। सर फिर डिस्कनेक्ट हो गया सर वो। आयुष है क्या? हाँ सर। सर हाँ बोलो ना। खाली सर बोल रहा है। चलो ठीक, आगे बढ़ते। तो मान लो जैसे तुम्हारा घर में फैन चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट। लेकिन अगर आप स्विच ऑफ कर दें तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? स्विच ऑफ कर देंगे सर? हाँ, स्विच ऑफ कर देंगे तो घटेगा सर। घटेगा। और मान लो अगर फैन पहले से बंद है और स्विच ऑन कर दोगे तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। याद रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Velocity का जो rate of change है उसको हम लोग angular acceleration कहते हैं। अल्फा से लिखो, एवरेज लिखना है, डेल ओमेगा बाय डेल टी लगाओ, मतलब ओमेगा का फाइनल माइनस ओमेगा का इनिशियल बाय टाइम का फाइनल माइनस टाइम का इनिशियल। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस लिखना है तो आप डिफरेंशिएशन का सहारा लें, ठीक है। यूनिट वाइज जाओगे तो इसका यूनिट होगा हम लोगों के हिसाब से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर?
तो तीन टर्म, पहला टर्म था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टर्म था एंगुलर वेलोसिटी और थर्ड है तुम्हारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या तीनों में कहीं किसी को डाउट? नो सर। ठीक, आयुष कुछ बोल रहे थे क्या उस समय? सर साउंड क्लियर और वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर। अभी अच्छा, बाकी सब कोई को सर दिखाई? अभी वॉइस ठीक आ रहा है, बाकी सब क्लियर है सर। मेरी तरफ से ठीक है। आयुष अपना कनेक्शन थोड़ा देख लो, इधर भी सब कनेक्शन ठीक दिख रहा है। बारिश हो रहा है ना, बहुत हैवी रेन है, ठीक है, कनेक्शन का इशू हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ज्वाइन ही नहीं कर पाए, ठीक है। सर बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ देख रहे हैं हम भी, बहुत सारे स्टूडेंट तो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। शुरुआत में कुछ थे भी तो उनको है ना कनेक्शन का एरर था, तो लोग ठीक है मैनेज कीजिए समाउ, देखते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तीन चीज आपके सामने है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो लौट के जरूर आएगा, जहां से चलेगा, जहां से स्टार्ट करेगा वो घूम के वहां जरूर आएगा, करेक्ट है ना? जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर कार के ही मोशन को देखें, अगर आप इस कार के ही मोशन को देखें तो देखो हम लोग टिक टिक करके सोचते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड में कार वापस। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कल रोटेट करने में 5 सेकेंड लेता है, तो जो भी एक सर्कल रोटेट करने में समय लगता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल या वन सर्कल। एक सर्कल रोटेट करने में जो समय लगेगा टाइम पीरियड होता है। तो चलो जरा बता दो, ये बेसिक वर्ड्स है। फ्रीक्वेंसी आप किसको कहते हैं? सर 1 बाय टाइम पीरियड। हाँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको आरपीएस भी लिखते हैं आप, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, उसको आप आरपीएस भी लिखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन होगा जिसमें आरपीएम दिया रहेगा, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, आप उसको आरपीएस में बदल दीजिए, वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट आल्सो कि दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग एल्स बट सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। अगर टाइम पीरियड है 5 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी है 1/5 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, तो यहां तक हम लोग पहुंचे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशन डिराइव करना है। एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, सोचो समझो ध्यान से देखो। मान लो P पॉइंट 0 टाइम पे मोशन स्टार्ट हुआ, क्या इनिशियल एंगल 0 होगा? यस सर। एक साइकिल कंप्लीट टाइम लगा T, क्या एक साइकिल का पूरा फाइनल एंगल 2 पाई होगा? यस सर। देखो, फॉर वन साइकिल मान लीजिए इनिशियल एंगल 0 है, टाइम है 0, फाइनल एंगल 2 पाई और टाइम है T। आप अभी बस कुछ ही देर पहले पढ़े हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल टी। क्या हम लोग लिख सकते हैं? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। So omega will be equals to theta final minus theta initial by time final minus time initial. Can you write that कि omega is equals to 2 pi by t or 2 pi f? बोलो सही है? यस सर।
ओमेगा का फॉर्मूला टाइम पीरियड के हिसाब से 2π/t या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 2πf। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें क्वेश्चन सेटर को ऐसा लग जाए कि इसका टाइम पीरियड उसको आता होगा, वो तुमको ओमेगा नहीं बताएगा। सर क्या बोल रहे हैं सर? अर्थ अपने साइकिल पे, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमता है? 24 आवर, 24 घंटा। तो तुम यहाँ पे 24 घंटा को सेकंड में बदल दोगे तो अर्थ का डे रोटेशन का जो एंगुलर स्पीड है वो मिल जाएगा। बोलो समझा? यस। अब अर्थ सन के चारों तरफ कितने देर में घूमता है? सर 365 डेज। 365 डेज। तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 कर दोगे तो सन के चारों तरफ अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मिल जाएगा। बोलो समझे? यस। तो कोई भी ऐसा टर्म जिसका टाइम पीरियड आप जानते हैं, क्वेश्चन सेटर आपको ओमेगा नहीं देगा। सो बी केयरफुल। आपको ये एकदम हर दिन हर क्षण याद होना चाहिए कि ओमेगा का वैल्यू 2π/t या फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2πf होता है। बोलो समझ रहे आप? यस। ठीक, हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखते हैं, जरा गौर करना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस क्या लिख दे? 2π/24 इंटू 60 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट सन, सन के चारों तरफ क्या लिख दे? 2π/365 इंटू 24 इंटू 60 बोलो ठीक है? घड़ी देखो, घड़ी। यस। घड़ी में 3 नीडल होता है, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। ओके? यस। सोच के बताओ सेकंड हैंड का ओमेगा कितना होगा? सर 2π/60। सेकंड हैंड ऑफ वॉच 2π/60। वेरी गुड। बताओ मिनट हैंड का कितना होगा? 2π/60 इंटू 60। 2π/60 इंटू 60। वेरी गुड। बताओ जरा ये ओमेगा आवर हैंड का कितना होगा? 2π/60 इंटू 60 इंटू 12। 2π/60 इंटू 60 इंटू 12। वेरी गुड। तो आप जिसका भी टी जानते हैं, टाइम पीरियड जानते हैं, आप कॉन्फिडेंस में रहिए कि आपको ओमेगा मालूम है। क्लियर है? यस। चलो भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। एंगुलर पैरामीटर और लीनियर पैरामीटर्स में कुछ रिलेशन होता है। जरा गौर कीजिए, एंगल तो बना हुआ लेकिन हम आपको फिर से दिखाएं। मान लीजिए ये सेंटर है, ये रेडियस है और सर्कल पे इतना दूर चला तो सेंटर पे यहां एंगल बन गया थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट है एस। आप याद करो, आपको पैरेलक्स पढ़ाया गया है, क्या थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर लिख सकते हैं? यस। According to parallax, theta is equals to s by r. Theta is equals to s by r. Okay? थीटा का वैल्यू s by r है पैरेलक्स के हिसाब से। थीटा इक्वल्स टू s by r। अब सोचो, अगर हमको ओमेगा लिखना है तो हमको d थीटा बाई dt करना है। इसका मतलब d बाई dt ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे s by r करना है। क्या हम इसको 1 by r ds by dt लिख दें? So it is 1 by r into v। मतलब आप ऐसे मान लो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू v by r भी होता है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा by dt, d by dt ऑफ ओमेगा के जगह पे v by r, 1 by r ds by dt, सॉरी dv by dt लिखना था। dv बाई dt, तो क्या ये 1 बाई r इंटू एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन बाई r लिख दें?
तो यहां जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे छोटा छोटा रिलेशंस डिराइव किया गया, बहुत सिंपल है, अभी कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना। जो छोटा छोटा रिलेशन डिराइव है उसमें तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंट की तरफ होगा, बाय रेडियस। कहीं कोई दिक्कत समझने में? सर यहाँ पर और जो पहले डेराइव किया उन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, वही चीज को हम एक बार है ना लिख दिए हैं, और क्या। ओके। ये 3 जगह रिलेशन आया ना, तो हम उसको एक जगह कलेक्ट कर दिए, ये दिखाने के लिए कि एंगुलर पैरामीटर लीनियर पैरामीटर बाय रेडियस, लीनियर पैरामीटर बाय रेडियस, लीनियर पैरामीटर बाय रेडियस। बोलो समझा? हाँ सर। देखो, अगर कोई बॉडी यहां ओमेगा से घूम रहा है तो उसका जो वेलोसिटी होगा ना यहां पे, वो ओमेगा इंटू आर होगा। क्या मेरी बात समझे? अरे यार, भी लिखना है तो ओमेगा आर लिखोगे। हाँ सर। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा है ना, तो यहां अगर कोई बॉडी है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये चीज आपको अभी पढ़ाया गया, कहीं कोई दिक्कत इतना समझने में? नो सर। ठीक। अब देखो, सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब खेल वेलोसिटी और उसके चेंज होने के तरीके पे। क्या किसी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ठीक, तो डायरेक्शन अगर चेंज होते रहता है तो स्पीड का क्या है, मैग्नीट्यूड का क्या है? कांस्टेंट है सर। जरूरी तो नहीं है। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट है। हाँ ठीक, अब हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है जिसमें वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली। केवल डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज होता है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप स्पीड कहते हो, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वो स्पीड वैरी नहीं करता। जैसे इस कार को देखो, इस कार का स्पीड वैरी नहीं कर रहा है, इस कार का केवल वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदल रहा। बोलो सही है? यस सर। ठीक है। अब यहां पे आपको एक और लाइन समझना होगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी किसी कर्व पे चलता है, कर्व रास्ता, तो उसका ये है वेलोसिटी। मान लो उसका एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना ले, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना ले, तो मेरे इस एक्सेलरेशन का 2 हिस्सा होता है। एक एक्सेलरेशन का पार्ट होता है जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो, और एक एक्सेलरेशन का पार्ट होता है जो वेलोसिटी के साथ पैरेलल हो। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट की तरफ हो उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये वाला फिर से बताइए ना ये बात। ठीक, जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेटेड हो इन केस ऑफ वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना रहा हो। बॉडी स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव नहीं करेगा, कर्व पे मूव करेगा, कर्व पे मूव करेगा, तो याद रखना कि उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी सेम डायरेक्शन में होगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हुआ तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा।
तो आप स्ट्रेट लाइन अभी मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, आप मोशन का स्ट्रेट लाइन छोड़ के कोई पोर्शन पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई कर्व पे बॉडी मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कुछ एंगल बनता है, ठीक है। अब यहां पे एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हो जाता है, एक वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी के साथ पैरेलल, समझे? यस दोनों ही कंपोनेंट का अपना अलग अलग रोल होता है। जो ये देखो, ये एक्सेलरेशन देखो, जो आपको रेडियल एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, AR लिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है v²/r, जो आपको डिराइव करा दिया जाएगा ω²r, v²/r या फिर ω²r। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसी एक्सेलरेशन का काम होता है फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसी मोशन का, इसी एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी में चेंज करना, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। समझ में आया? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी का काम होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना। ये मैग्नीट्यूड में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करता, ये हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, रेडियस के अलॉन्ग में होता है, इसका काम होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना, मैग्नीट्यूड नहीं। और जो 80 तुमको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका सीधा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज, dv/dt, और इसका काम होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में या यूं कहो स्पीड में चेंज करता है। क्या तुमको दोनों एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है कि दोनों एक्सेलरेशन का रोल क्या क्या है? यस अब तुम सोच के बताओ, इस केस में कौन सा एक्सेलरेशन होगा? क्या बोल रहे हैं सर? हम बोले कि इस केस में तुम्हारे हिसाब से ये दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इस केस में रेडियल, केवल रेडियल होगा। मतलब यहां पे जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो केवल डायरेक्शन में चेंज की वजह से है, तो केवल एक एक्सेलरेशन होगा और वो है रेडियल या सेंट्रीपिटल, जिसका फॉर्मूला है v²/r या फिर ω²r। अगर हम तुमसे बोले कि इस तरह के मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। बोलो सही है? यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर नेट एक्सेलरेशन भी हम तुमसे पूछ लें तो वो रेडियल एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा, रेडियल एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। अगर नेट एक्सेलरेशन भी पूछ ले तो वो रेडियल एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस This type of motion is said to be uniform circular motion। किसी भी पॉइंट पे बात करोगे एक ही एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक्सेलरेशन हमेशा होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन हमेशा होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है सर इस कार में? वो जब हम लोग इसका लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, ठीक है? ओके अभी काइनेमेटिक्स देख रहे हो, फिगर देखो अच्छे से, समझ में आ रहा है? यहाँ वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन बदल रहा है, करेक्ट है ना? यस एक्सेलरेशन केवल सेंटर की तरफ है, नाम है उस एक्सेलरेशन का रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस मोशन को देखो, एक बार हम आगे पीछे करते वो भी चलेगा।
नहीं चल रहा है, गुस्सा हो। हाँ चल, यहाँ देखो वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट है? यस सर। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ, एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ, एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ, याद रखना। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, करेक्ट है ना? यस सर। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला देख लिया? यस सर। इस खतरनाक से फॉल के अंदर पाथ जो फॉलो हो रहा है दैट इज सर्कुलर। और तुमको क्या लगता है, वेलोसिटी वैरी कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, पहले 0 था फिर इंक्रीज हुआ। लोएस्ट पॉइंट तक इंक्रीज हुआ यस सर। और उसके बाद फिर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। तो देखो इस तरह का मोशन में जहां हमारा वेलोसिटी अपना डायरेक्शन भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। अगर पाथ को देखोगे तो शुरुआत में जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा, उसके बाद मैग्नीट्यूड घटेगा। बोलो सही है? यस सर। That type of circular motion is said to be non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion में velocity variable due to change in direction as well as magnitude. मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगा, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो अब देखो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अब तुम देखो एक बार फिर से सर्कुलर मोशन को, अगर हमारे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एक रेडियल एक्सेलरेशन है तो नेट एक्सेलरेशन तो कहीं इधर है। बोलो सही जा रहे हैं? तो क्या इस केस में नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है? नो सर। नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन नेट अगर कोई तुमसे पूछे तो अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल का स्क्वायर दोनों होगा ना, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। यस सर। और एक्सेलरेशन नेट is not towards सेंटर की तरफ नहीं है। नेट एक्सेलरेशन is not perpendicular on velocity, ये वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर भी नहीं है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे केस में नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी नहीं है, सेंटर की तरफ भी नहीं है। नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों के स्क्वायर रूट से आएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो ये सारा केस वहां लगता है जहां तुम्हारे पास पता हो कि मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई और दूसरा एग्जांपल बताओ तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। बोलो बोलो। नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा? हाथ में थ्रेड बांध लो, थ्रेड से है ना एक बॉल बांध लो और बॉल को घुमाओ, स्पीड बढ़ाओ स्पीड घटाओ,
फैन को स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, ये सब जो मोशन हो रहा है वो सब आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काउंट होगा। बोलो ठीक बोले? यस सर। कुछ बोल रहे थे रोहित? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब आगे हम लोग के पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, जो हम लोग लिखे ना v स्क्वायर बाई आर। आखिर वो v स्क्वायर बाई आर आता कैसे? ये स्कूल के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सो थोड़ा केयरफुली देख लो इसको खत्म। मान लो ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसपे कोई एक बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। एनी बॉडी moves on this circular path with constant speed v। कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। अरे कांस्टेंट स्पीड बोल दिए, गलती हो गया क्या? एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना सर? मैग्नीट्यूड ना सर ये फिक्स्ड है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। बिल्कुल सही। और जब हम कांस्टेंट स्पीड बोल दिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले, सही है? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है केवल और केवल रेडियल वाला। तो हम लोग जो अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे वो रेडियल या सेंट्रिपिटल आ जाएगा। यस सर। तरीका ये, मान लो शुरुआत में t इक्वल्स टू 0 टाइम पे बॉडी यहां था, तो ये है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये पॉइंट है p। थोड़ी देर के बाद, बहुत ही थोड़ी देर के बाद, ये एंगल काफी छोटा है, वैसे हम बड़ा बना दिए लेकिन एंगल काफी छोटा है, वो पहुंचा स्पीड एस पॉइंट पे, समय लिया है t इज इक्वल्स टू dt। अब तुम जरा गौर करो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा आएगा, मतलब v का राइट वाला कंपोनेंट v cos थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट v का साइन थीटा आएगा। देखिए एंगल काफी छोटा है, एंगल काफी छोटा है। चलिए छोटा एंगल है तो हम लोग d थीटा लिख देते हैं, d थीटा लिख देते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि एंगल काफी छोटा है। ओके, सही है? तो अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P डैश है। एट पॉइंट P x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी लिख दें, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दें 0। यस सर। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी लिख दें, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। आओ एट पॉइंट P डैश x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दें v cos d थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दें v sin d थीटा। v cos d थीटा नीचे v sin d थीटा। बोलो ठीक है? यस सर। अब तुम लोग ये बताओ कि if angle is very small, अगर एंगल काफी छोटा हुआ तो आपको याद है साइन डी थीटा को हम लोग डी थीटा लिख देते हैं और कॉस डी थीटा को 1 लिख देते हैं। अगर एंगल काफी छोटा होता है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, बस थीटा रेडियन में होगा, और कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। एंगल काफी छोटा होगा तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, थीटा रेडियन में, और कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां कॉस डी थीटा है वो 1 हो गया तो ये भी रहा, और साइन डी थीटा डी थीटा हो गया, v डॉट डी थीटा हो। अब आप लोग दोनों को सबको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बातों को।
एक्स के डायरेक्शन में शुरू में भी v था, बाद में भी v है, तो एक्स के डायरेक्शन में किसी भी तरह से वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ है। क्या सही है? यस लेकिन y के डायरेक्शन में शुरू में 0 था, अभी v डॉट डी थीटा है, तो y के डायरेक्शन में चेंज हुआ है। बोलो सही है? यस देयर इज change in velocity along y-axis, along y-axis मतलब along radius, towards center, along radius towards center. So acceleration is also along radius towards center. Acceleration is also along radius towards center. So acceleration is called centripetal और रेडियल एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सर ये बोले वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है तो इस सेंट्रीपिटल। अच्छा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में यहाँ सेंटर है ना, यहाँ पर हाँ सर। रेडियस भी है, तो रेडियस के अलॉन्ग में होने की वजह से रेडियल और सेंटर की तरफ होने की वजह से सेंट्रीपिटल, ये नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है। यस ठीक है। अब देखो, अगर तुम उस रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखते हो तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, उस चेंज के होने में समय। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? तो v डॉट डी थीटा है, और कितना समय लगा? dt टाइम लगा। बोलो सही है? यस सो इट इज v डॉट डी थीटा बाई dt। क्या हम लोग डी थीटा बाई dt को ओमेगा लिख दें? पहला फॉर्मूला आज ही आप पढ़े हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। इसको यहां प्लेस कर लीजिए। क्या ये v स्क्वायर बाई आर आएगा? दूसरा फॉर्मूला सही है? यस आप इसी v के जगह पे ओमेगा आर पुट कर दीजिए, नीचे एक और आर है, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर कट गया। क्या ये तीसरा आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहे थे। वो आता कहां से है? इसका रोल क्या है? इसका रोल है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v इंटू ओमेगा। आता कैसे है? सामने डेरिवेशन। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लाते हैं। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन अभी आज के लिए जितना पढ़े हो उससे रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना देते हैं। इफ एनी बॉडी मूव्स ऑन circular path of radius 3 meter and theta 2t square, then find first में omega
भी अल्फा ए टेंजेंशियल ए रेडियल ए नेट सब निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। सब कुछ निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। तो बताओ इंस्टेंटेनियस निकालना है कि एवरेज? इंस्टेंटेनियस। तो जब आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, क्या ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी लिखें? तो यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 40 आ जाएगा। यस सर। अब यहीं से अगर ओमेगा आप केवल 2 सेकेंड्स पे लिखना चाहेंगे तो आंसर होगा 8 रेडियन पर सेकेंड। यस सर। ठीक, आगे देखो 1 आ गया। अगर था वो हाँ सर एक ओमेगा का 2π/t था ना, तो यहाँ टाइम पीरियड है ये। नो सर इंस्टेंटेनियस। वो तो टी टाइम पीरियड था ना, टाइम पीरियड रहता तब ना होता। हाँ सर। भी होता है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आ गया है 8, रेडियस है 3, 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब थर्ड आ जाओ, अल्फा निकालना है। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा का वैल्यू था तुम्हारा 4t। क्या ये 4 आएगा केवल? यस। अब अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या अल्फा इंटू आर लिखेंगे? अल्फा है 4 और वहां है 3, क्या ये 12 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अगला है रेडियल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला है v स्क्वायर बाई आर। क्या 2 सेकेंड पे हम लोग v निकाले थे 24 और रेडियस था 3, 24 का स्क्वायर 576 ना, नीचे 3 से डिवाइड करोगे 192 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट में पूछा गया नेट एक्सेलरेशन। अब अगर हमको नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हम लोग अंडर रूट उसके रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर कर लें? रेडियल एक्सेलरेशन है 192 का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर। क्या समझ पा रहा है कैसे कैसे हुआ? यस। चलो इतना ही आज रखते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो पोर्शन है वो तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फोर्सेस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना होगा, तो उसमें हम लोग अगले दिन जाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का आज क्लास नहीं हो पा रहा है ड्यू टू नेटवर्क इशू, बात समझ रहे हो? यस। तो एक पोर्शन यहाँ तक कवर अप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट? नो सर।